तो पहला केस आता है 1951 में, जब पहला संविधान संशोधन किया था सरकार ने। तो उसी टाइम पर शंकरी प्रसाद जो कि जमींदार थे, लेकर के पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां पर शंकरी प्रसाद वर्सेस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ, संसद कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन, यस, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगला मामला आता है 1965 में सज्जन सिंह का, जो कि राजस्थान के जमींदार थे, बड़े जमींदार थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद जो है, संसद कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, इंदिरा गांधी आती है सत्ता में। इंदिरा गांधी शुरू में आई थी तो काफी मतलब कि चुप रहती थी, उन्हें वो ज्यादा बोलती नहीं थी, हमेशा शांत रहती थी, तो लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अपना रूप दिखाया तो लोगों ने उन्हें आयरन लेडी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि तभी तो उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, क्योंकि बाद में अभी उस टाइम पर नेहरू जी मतलब कि शांत प्रभाव के प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री भी शांत प्रभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, लेकिन इंदिरा गांधी कड़क स्वभाव की थी, इसलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। और पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश आजाद कराएंगे, वो तो आप सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ पर 1967 में क्या होता है, 1967 में गोलकनाथ का मामला आता है, जो कि पंजाब के जमींदार थे गोलकनाथ केस वर्सेस गोलकनाथ बनाम भारत संघ केस। तो गोलकनाथ पंजाब के जमींदार थे, सरकार ने उनकी जमीन छीन ली। फिर वो भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जज साहब, सरकार हमारी जमीन छीन रही है, आर्टिकल 13 खंड 2 कहाँ गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि ठीक है, हम इस पर आपका पक्ष लेंगे, क्योंकि वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट भी बार बार संसद का साथ अब नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने ईगो पर ले लिया कि अगर हम संसद को पूरा छूट दे देंगे तो संसद अपने आप को भगवान समझने लगेगी और बार बार मूल अधिकारों में संशोधन करेगी, और ऐसे तानाशाह भी आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार हमें संसद को दिखाना भी पड़ेगा हमारी पावर क्या है। तो गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलट दिया, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपने निर्णय को पलट सकती है। गोलकनाथ के केस में क्या हुआ था, 11 जजों की बेंच थी, 6-5 का संविधान पीठ, यानी कि संविधान पीठ में 5 से या फिर 5 से ज्यादा ही जज बैठते हैं, उससे कम नहीं। यहाँ पर 11 जज बैठे थे, 6-5 का फैसला। 6 लोगों ने कहा नहीं, संशोधन नहीं कर सकती संसद, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर अपने निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, दोनों में कहा यस यस, फिर यहाँ पर कहा नहीं। फिर इंदिरा गांधी सरकार ने 24वां संविधान संशोधन किया, और 24वां संविधान संशोधन में ये कहा इंदिरा गांधी सरकार ने कि हम संविधान में कोई भी संशोधन करते हैं उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी कि अब हम कोई भी संशोधन करेंगे तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी। अब यहाँ पर देखो, 24वां संविधान संशोधन 1976 में, आई थिंक 1970 के आसपास कुछ हुआ था, 1971 में। तो फिर यहाँ पर अब आता है 1973 में केशवानंद भारती केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, मूल अधिकारों में भी कर सकते हो, लेकिन आधारभूत ढांचे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर कहा यस, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बट उसके साथ साथ आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया कि आधारभूत ढांचे में कुछ भी कोई भी सरकार संशोधन नहीं कर सकती, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती है। और यहाँ पर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई लिस्ट नहीं दिया कि आधारभूत ढांचे में ये शामिल होगा, लेकिन भविष्य में अपने निर्णयों से बताया कि हाँ, ये जो प्रावधान है आधारभूत ढांचे के अंग हैं। अब वो सब क्या थे वो तो मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर कहा शंकरी प्रसाद केस में यस कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, किया जा सकता है। सज्जन सिंह केस में भी कहा यस। गोलकनाथ केस में अपने मामले को पलट दिया। फिर केशवानंद भारती में कहा यस किया जा सकता है, यानी कि कुल मिला जुला करके ये जो गोलकनाथ वाला है वही गोल गोल घुमा रहा है। अगर गोलकनाथ मामले को हटा दोगे तो सभी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाँ, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बस आपको ये
गोलकनाथ मामला जो है, गोलकनाथ वाला केस, यही गोल गोल घुमा रहा है बस, बाकी सब में यस कहाँ है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मिनरवा मिल्स केस आता है 1980 में। मिनरवा मिल्स केस 1980 में आता है, क्योंकि कर्नाटक की एक कंपनी थी, कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो यहाँ पर ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचे का अंग है। तो न्यायिक समीक्षा, इससे पहले क्या किया था सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया था, और उसमें ये कहा था, ये जोड़ा था कि जो संसद है, संसद कोई भी अगर संविधान संशोधन करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 31 का सी जोड़ा गया था कि डीपीएसपी के लिए अगर सरकार जो है कोई भी मूल अधिकारों का कम करती है या फिर छीनती है तो उसके आधार पर, मूल अधिकारों के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर मिनरवा मिल्स केस में जो उसके मालिक थे वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर मिनरवा मिल्स केस आता है। और यहाँ पर न्यायिक समीक्षा कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्यों? क्योंकि न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचे का अंग है। तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचे का अंग है, और यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का हवाला देते हुए मतलब कि आधारभूत ढांचे को, अपने निर्णय को बरकरार रखा, कायम रखा। फिर उसके बाद हमने बात किया कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है, और मोरारजी देसाई की सरकार ने देखा, यानी कि जनता पार्टी की सरकार ने देखा कि समाज में SC ST को तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन एक और वर्ग है जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, जो कि न तो जनरल में आता है और न ही SC ST में, फिर भी उसे आरक्षण नहीं मिल रहा है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। तो जनता पार्टी की सरकार ने कहा उसे आरक्षण मिलना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, एक आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष थे BP मंडल। तो BP मंडल इस अध्यक्ष थे इस आयोग के, इसलिए इसे BP मंडल आयोग या फिर मंडल कमीशन भी कहा जाता है। और इनका काम क्या था कि भारत में पूरे भारत में भ्रमण करना, उसके बाद ये बताना कि पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट OBC कितना प्रतिशत है। तो फिर मंडल कमीशन ने क्या किया, पूरे भारत का भ्रमण किया और बताया कि पूरे भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 52% लोग जो है, उसकी 52% जनसंख्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है। और उसमें मंडल कमीशन ने 3700 के आसपास, 3700 और कुछ भी जातियां बताई कि हाँ इतनी जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं, इतनी जातियां OBC हैं। और उनकी सिफारिश क्या थी, इन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, 1980 के दशक में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, और मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। फिर 1980 और 90 में ये 10 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी PM रहते हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर हम इनको आरक्षण देंगे, जो दूसरा वर्ग जो हमें वोट दे रहा है वो हमसे नाराज हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, मंडल कमीशन के आयोग को मतलब कि उसके साथ कुछ किया ही नहीं, उसको लागू किया ही नहीं। फिर मंडल कमीशन की जो फाइलें थी वो पड़ी रह गई। ये मामला चला 1980 से 90 तक। फिर 90 से 1990 में फिर आते हैं VP सिंह, PM बनते हैं। उन्होंने कहा कि मतलब कि वोट चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर हम आरक्षण देंगे तो जो पिछड़ी जातियां हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, वो हमें वोट देंगे। तो 1980-90 के दशक में जो आरक्षण था पूरा वोट बैंक का मुद्दा बन गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आरक्षण देंगे, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी। उन्होंने पूरा ऐलान कर दिया कि अदर बैकवर्ड कास्ट OBC को 27% आरक्षण मिलेगा। फिर क्या हुआ, विरोध होना था, विरोध हो गया पूरे उत्तर भारत में, और पूरे भारत में ऐसा हड़कंप मच गया, विरोध शुरू हो गया। और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट की जज वकील थी, जिन्होंने इस केस में लड़ा था। तो इसलिए इस केस को इंदिरा साहिनी केस भी कहा जाता है। 1992 में, आई थिंक 1992 में इंदिरा साहिनी केस आता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंडल कमीशन आयोग की जो सिफारिश है वो सही है, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के सीमा लगा दी 50% की, कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि SC ST OBC तीनों को मिला करके 50% से कम आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंदिरा साहिनी में निर्णय दे दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। फिर क्या किया, तमिलनाडु सरकार ने अभी उधर 1992 में इंदिरा साहिनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीमा लगाई कि 50% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। उधर तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि वोट के लिए 69% आरक्षण दे दिया।
उनको भी पता था सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगी, इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। इसमें उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 31B का फायदा उठाया, जो कि यह कहता है कि नवी अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में से कोई ताक-झाक नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने 69% आरक्षण दिया और 76वां संविधान संशोधन करके उसे नवी अनुसूची में शामिल कर दिया। अब होना क्या था, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई बाकी लोगों को जो है 69% आरक्षण मिल रहा है, तो बाकी जो जनरल वाले थे इससे उनकी सीटें कम होंगी ना। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, ये इस केस को कहते हैं, ये 1994 की बात है, और मामला ये निर्णय आता है 2007 में, क्योंकि ये केस काफी लंबा खिंच गया था, लगभग 2007 और 1994 शुरू होता है, 7-4 लगभग कुछ 10-12 साल केस खिंच जाता है। तो 2007 में ये इस केस को कहते हैं आयर कोएल्हो केस, क्योंकि आयर कोएल्हो जो केस था, ये अपील लोगों ने किया था, जिसने सबसे पहले अपील किया था उसके नाम पर केस का नाम पड़ जाता है। तो आयर कोएल्हो जो केस था, यहाँ पर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्यों की जा सकती है और कब से की जा सकती है? 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचे का अंग है। फिर से आधारभूत ढांचे को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि न्यायिक समीक्षा जो है आधारभूत ढांचे का अंग है, और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने किशोरानंद भारती केस में। तो ये हो जाता है पूरा कि क्या संविधान में संशोधन कर सकती है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को दिया है, और उसमें बीच में कुछ पलटा भी है, जैसे गोलकनाथ केस में पलट दिया था कि नहीं भी कर सकती है, बाकी सभी में यस कहा है।